हेलो व्यूअर्स, बन्नी क्लास में आपका स्वागत है। हायर एजुकेशन के चैप्टर को पढ़ते हुए कल हमने पढ़ा था कुछ प्राचीन यूनिवर्सिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा की स्थिति। आइए एक नज़र डालते हैं भारत के शिक्षा विकास की अवधि पर। भारत में शिक्षा का परिदृश्य प्रत्येक नए काल और शासन के आगमन के साथ विभिन्न चरणों में विकसित हुआ माना जा सकता है। भारत में शिक्षा के चरणों को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें आते हैं वैदिक युग, बौद्ध युग, मुस्लिम युग या इसको इस्लामी युग भी कह सकते हैं, ब्रिटिश युग स्वतंत्रता से पूर्व का और स्वतंत्रता के बाद का युग। आइए देखते हैं कि हर युग में क्या कुछ विशेषताएं थी और शिक्षा का ढंग क्या होता था। सबसे पहले आते हैं हम वैदिक युग पे। देखिए, वैदिक युग में जो शिक्षा होती थी ये मुफ्त शिक्षा मिलती थी। याद रखिए कि इस टाइम में जो शिक्षा थी ना वो मुफ्त शिक्षाएं मिलती थी, सभी को मुफ्त में शिक्षाएं दी जाती थी। और शिक्षा का जो जरिया होता था वो कैसा होता था? तो मौखिक होता था। मौखिक गुरु लोग जो होते थे वो कुछ मुंह से बोलते थे, ग्रंथों को वो वाचन करते थे और श्लोकों का वाचन होता था, और जो शिष्य लोग होते थे वो उनको सुनते थे और उसको याद करते थे। पहले के अभी की तरह नहीं कि उनको PDF मिलता था, वीडियो क्लासेस दी जाती थी। वो सुनते थे अपने गुरुओं के द्वारा कहे गए कथाओं को, उनके श्लोकों को, उनके अध्यायों को, और उसको सुन करके ही याद कर लेते थे मौखिक रूप से, या उसको मानस के मौखिक या मानस नाम भी उसको दिया गया था। मानस ये वैदिक युग में था। उसके बाद आते हैं बौद्ध युग में। बौद्ध युग में जो शिक्षा थी उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बौद्ध युग में ये तो सबको पता है कि बौद्ध युग जैसे ही है तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड होगा। बौद्ध युग में थोड़ा सा बुद्ध का प्रभाव था। आइए देखते हैं इसके बारे में। गौतम बुद्ध भारत में जन्मे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के वो संस्थापक थे, ये तो सबको पता है। बौद्ध शिक्षा की गौतम बुद्ध प्रणाली थे। वो अपने 4 महान सत्यों में विश्वास करते थे। कितने? याद रखिएगा, 4 महान सत्य। उनके 4 महान सत्य हुआ करते थे। उसके अलावा क्या था उसमें बौद्ध धर्म में कि एक संस्कार हुआ करता था जिसके बाद उसको भेजा जाता था पढ़ने के लिए, या फिर उसको मठ में भेज दिया जाता था। उसको कहते थे पबजा। पबजा कई बार यहाँ से प्रश्न पूछता कि पबजा कौन से शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। तो पबजा जो है वो किससे था? बौद्ध से। और कितने इसके सत्य थे बौद्ध के? तो 4 महान सत्यों में विश्वास करते थे। पबजा के बाद ही उसको शिक्षा के लिए भेजा जाता था। फिर आते हैं किस पे? मुस्लिम युग या इस्लामिक युग पे। तो मुस्लिम युग या इस्लामिक युग क्या था कि जब मुस्लिम शासकों ने मध्ययुगीन काल में शासन करना शुरू किया था तो मकतब और मदरसा प्रणाली के रूप में वो जाने लगा था। उस समय जो उस्ताद, उसको जो शिक्षक होते थे ना उसको उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद, शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था, और जो छात्र होते थे उनको कहा जाता था शागिर्द। ये छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स हैं ना इनको नोट डाउन करते चलिए, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं और बनते हैं। उसको कहा जाता था शागिर्द। देखिए, पबजा का संबंध था बौद्ध से, मानस या मौखिक का था वैदिक युग से, और उस्ताद या शागिर्द का था मुस्लिम या इस्लामिक युग से। फिर आगे हम देखते हैं ब्रिटिश युग या स्वतंत्रता पूर्व युग, क्योंकि उस समय देश तो गुलाम थी। स्वतंत्रता से पहले तो ब्रिटिश की शासन थी। तो इस काल में भी कुछ शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया और शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार करने की कोशिश की गई। एक चीज़ यहाँ और मैं क्लियर करूँ कि ब्रिटिश युग में जो भी शिक्षा व्यवस्था की कुछ नई पहल की गई थी, कुछ नए विश्वविद्यालय बनाए गए थे, शिक्षा में कुछ बदलाव किया गया था, वो इसलिए नहीं कि उन्हें भारतीय लोगों को शिक्षित करना था, उन्हें अपने काम में आसानी हो इस चीज़ के लिए वो शिक्षित करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 150-200 साल इंडिया पे राज किया। अब उनको ये लग रहा था कि ये लोग तो उतने शिक्षित नहीं हैं, उनकी तरह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, उनकी तरह जो है सो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हैं, उनको ऐसा लगता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो शिक्षा में थोड़ा सा रिवॉल्यूशन लाना चाहे। वो चाहते थे कि पाश्चात्य देशों की तरह ही यहाँ के लोग भी, जिस पर कि उनका कब्जा था, उसको भी वो शिक्षित करना चाहते थे। आइए देखते हैं कि उस काल में उन्होंने क्या क्या किया था। जैसे विक्टोरिया महारानी जो थी वो 1876 में महारानी घोषित की गई थी। हो सके तो इसको याद रखिएगा, 1876 में वो महारानी घोषित की गई थी। शुरुआत में जो अंग्रेज तो क्या थे, वो लोग व्यापारी बन करके आए थे, व्यापार करने के लिए कि भारत में हम व्यापार करेंगे, और धीरे धीरे वो क्या किए, तो यहाँ पे अपनी जड़ें फैलाने लगे।
उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर हम फूट डलवा देंगे तो यहाँ पे हम राज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, यहाँ पे फूट डालने का काम किया, लोगों में लड़ाई झगड़े लगवाने शुरू किए, जात पात के आधार पे बांटना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से धीरे धीरे उसने क्या किया, तो पूरा अपना साम्राज्य बना लिया। तो उसके बाद उसका युग आ गया, उन्होंने सबको गुलाम बना लिया था। उसके बाद आते हैं हम स्वतंत्रता के बाद का युग। देखिए ये मैं शॉर्ट में आपको बताते चल रहा हूँ, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है या बनते हैं, सिर्फ उतना ही अभी पढ़ाते जा रहा हूँ आपको मैं। वैसे तो पढ़ाने के लिए एक टॉपिक जैसा ब्रिटिश युग है, इस युग के ऊपर भी एक एक किताब मिल जाएगा आपको। स्वतंत्रता के बाद युग है, इस पर भी कई लेखकों के कई किताब मिल जाएंगे। लेकिन यूजीसी नेट के सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जितने हमारे सिलेबस में टॉपिक्स लगे हुए हैं ना, हमें बस उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। तो इसीलिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ उतने ही करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद की जो अवस्था है वो क्या थी। एक चीज़ यहाँ पे याद रख लें कि ब्रिटिश युग में ही ना 1780 में 1780 है 1780 में वारेन क्या था, वारेन हेस्टिगन्स। लोगों के नाम थोड़े अजीब टाइप होते थे, हमारे भारतीय नाम की तरह नहीं होते थे, रमन राहुल इस तरीके के नाम नहीं होते थे। इनका नाम था वारेन हेस्टिगन्स। वारेन हेस्टिगन्स था। कब आया था ये? 1780 में क्या कहते थे, मदरसा की नींव रखी थी अपने शासनकाल में इसने। अगर ये पूछे कि ब्रिटिश काल में किसने रखी थी, तो 1780 में वारेन हेस्टिगन्स ने रखा था नींव, ये याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम स्वतंत्रता के बाद वाली पे। नहीं, इसमें एक दो नियम और थे, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं मिटा लेता हूँ, इरेज करूँ। यहाँ पे एक दो उन्होंने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की पहल करने की कोशिश की थी। चलिए उसको भी मैं क्लियर कर दूँ, बता दूँ। ऐसा नहीं था कि उस समय भारतीय शिक्षित नहीं थे, लेकिन जो पाश्चात्य लोग थे, जो विदेशी लोग थे, उनके इतना शिक्षित नहीं था। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि भारतीयों को भी हम अपने हिसाब से शिक्षित करें, ताकि वो हमारे काम आए, वो हमारा लैंग्वेज समझे और हमें आसानी हो उनके साथ काम करने में। आइए देखते हैं। एक आया था 1813 का चार्टर अधिनियम, यहाँ पे नीचे दिया हुआ। उस समय में देखिए क्या क्या था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा और इसके विकास के लिए विभिन्न अधिनियम स्थापित किए गए थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे। जो था एक 1813 में चार्टर अधिनियम आया था। अब इस अधिनियम का क्या काम था, हम ये देखते हैं। देखिए ये अधिनियम टोटल 11 थे शायद, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन पे पहले एक नज़र देखते हैं। एक तो 1813 का चार्टर अधिनियम था, कई बार इसके ईस्वी पूछ लिए जाते हैं। लॉर्ड मेकाले के मिनट्स जो था वो 1835 में आया था। थॉमसन का एक प्रयास था, वो डिस्पैच था 1854 में। हाँ बता दे रहा हूँ, थॉमसन का प्रयास, उसका ईस्वी मेंशन नहीं है कहीं पे एक्चुअली में, बस ये दिया गया है कि वो आप एक हिसाब से समझ सकते हैं कि मिंट और वो डिस्पैच के बीच का ही उसका कोई था। उसका निश्चित एक ईयर नहीं बताया गया, कहीं पे भी जिक्र नहीं है। फिर हंटर शिक्षा आयोग था, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था, फिर सैडलर आयोग था, उसके बाद से हरटोग समिति, शिक्षा की वर्धा योजना, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति और शिक्षा की सार्जेंट योजना। ये इतने योजना उस समय में चलाए गए थे जो महत्वपूर्ण थे। अब एक एक करके हम देखते हैं सारी योजनाओं के बारे में। सबसे पहले आते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में। ये अधिनियम क्या था? इस अधिनियम में ना ब्रिटिश संसद में हर 20 साल में नवीनीकृत किया जाता था। कितने साल में? 20 साल में। याद रखें, हर 20 साल में नवीनीकृत किया जाता था। उस समय जो देश थी वो ब्रिटिश संसद का अधीन हो गई थी, देश गुलाम थी, तो संसद भी कानून किसका चलता था? ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश संसद का अधिनियम हर 20 साल में इसका नवीनीकृत किया जाता था। ठीक है, एक मामूली सी राशि आवंटित की जाती थी और उस राशि को फिर शिक्षा के अलग अलग दिशाओं में खर्च किया जाता था, युवाओं को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। इस तरीके से बहुत मामूली सी राशि होती थी। फिर आते हैं लॉर्ड मेकाले की मिनट्स। ये कब आई थी? 1835 में। इसकी क्या क्या कार्य थी? तो देखो, स्कूल और कॉलेज में दोनों जगह अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा, स्कूल और कॉलेज दोनों जगह अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। कहाँ? स्कूल और कॉलेज।
स्कूल और कॉलेज दोनों जगह। किसके तहत? लॉर्ड मैकाले मिंट्स। कब आया था? 1835 में। अंग्रेजी शिक्षा कहाँ पर? स्कूल और कॉलेज में, दोनों जगह इसने बात किया था कि माध्यम होना चाहिए। इसका क्या था कि उच्च और मध्य वर्ग के भारतीयों के एक छोटे से वर्ग में शिक्षित करने की थी। ये चाह रहा था कि उच्च और मध्य वर्ग जो था उसको एक छोटे छोटे वर्ग में बांट करके उनको शिक्षित करो। उसके बाद आते हैं हम कि थॉमसन का प्रयास। देखिए थॉमसन के प्रयास में क्या था, तो ये ग्रामीण शिक्षा के लिए योजना बनाता था। थॉमसन ये ग्रामीण शिक्षा के लिए योजनाएं बनाया करता था। थॉमसन किसके लिए था? ग्रामीण शिक्षाओं के लिए। इसके साथ इसने एक चीज़ और सुधार करने की कोशिश किया था। ये क्या कहता है? तो कृषि योजना और क्षेत्र मिति शिक्षा में इसने कृषि और क्षेत्र मिति को भी जोड़ा था। ये ग्रामीण शिक्षा के साथ साथ कृषि और क्षेत्र मिति को भी जोड़ा था। किसने? थॉमसन ने, याद रखिएगा थॉमसन। फिर आते हैं वुड डिस्पैच। इसको अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये तो पता होगा सबको, मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अब देखिए ये कब आई थी? तो 1854 में आई थी। इसकी क्या क्या सिफारिशें थी, क्या क्या इसकी कार्य थी, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो इसका था, ये क्या कहता था कि महिला और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया था। मतलब ये महिला शिक्षा पर जोर दिया था, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था। महिला शिक्षा होने के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी ये जोर दिया था। किसने? वुड डिस्पैच ने। धर्मनिरपेक्षता के शिक्षा पर भी जोर दिया था कि धर्मनिरपेक्षता हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, ये सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिए अपने लैंग्वेज में कि कौन सी योजना में क्या क्या चीज़ उनकी सिफारिशें थी। उसके बाद क्या था कि स्थानीय भाषाओं के लिए स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिशें। स्थानीय मतलब स्कूल जो लोकल लैंग्वेज होते हैं ना, लोकल स्थल पर ये क्या करता है? स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा, स्कूल में इंग्लिश। किसका था ये? वुड डिस्पैच का। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसने और क्या किया था कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? देखिए 1857 में जो किया गया था, कलकत्ता, मद्रास और कौन सी थी? बॉम्बे। उस समय में बॉम्बे हुआ करता था। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे 1857 में इसी अधिनियम के तहत ये विश्वविद्यालय बनी थी। उसके बाद आते हैं हम हंटर शिक्षा आयोग। देखिए हंटर शिक्षा आयोग की क्या कार्य थी? तो ये हमें पता है कि कब 1882-83 में 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग आई थी और इसके कुछ प्रमुख कार्य थे। जैसे ये क्या कहता कि नवस्थापित जिला और नगर निगम बोर्डों में को प्राथमिक शिक्षा का हस्तांतरण कर दिया था। इसका ये कहना था कि जो नवस्थापित जिला और नगर निगम है ना, उस बोर्ड में वो प्राथमिक शिक्षा को सौंप दो, सारा भार खुद पे मत लो। उसके बाद इसका था कि इसकी सिफारिश में एक और चीज़ की गई थी कि माध्यमिक शिक्षा का इसने 2 भाग किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि माध्यमिक शिक्षा का 2 भाग किसने किया था? देखिए माध्यमिक शिक्षा का 2 भाग किसने किया था? हंटर आयोग के द्वारा 2 भाग। हंटर आयोग ने 2 भाग कर दिया था। 2 भाग कौन सा था ये भी नोट डाउन कर लें। एक तो साहित्यिक था और एक कौन सा था? व्यावसायिक। एक साहित्यिक था और दूसरा व्यावसायिक था। ये 2 भाग इसने क्या हुआ था। फिर आते हैं हम किस पे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ये जो हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, अब इसको देखते हैं। देखिए मैं जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करा रहा हूँ ना, आप लोग बाद में भी वीडियो को देख करके, वीडियो बैक करके भी देख करके आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन करें। ये हर पॉइंट जहाँ जहाँ नोट करवाया हूँ, जिन जिन योजनाओं के बारे में, उनकी सिफारिश, उनके कुछ गोल, उनके ईयर, ये सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद करना पड़ेगा। इन्हें जब तक याद नहीं करोगे तो इनसे क्वेश्चंस फिर आपसे छूटेंगे, फिर कहोगे कि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया नहीं। तो पहले ही बता रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट
ईस्वी योजना किसने लागू किया था, किसके द्वारा हुआ था, योजना के क्या क्या लाभ थे, उनकी क्या क्या सिफारिशें थी, ये हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। याद होने से मतलब रट्टा से नहीं है, याद होने से मतलब है कि कॉन्सेप्ट के साथ। आइए देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ये लॉर्ड कर्जन के शासन के दौरान पारित किया गया था। ये लॉर्ड कर्जन के शासन के दौरान पारित किया गया था। कई बार प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि किसके शासनकाल में होता है, तो लॉर्ड कर्जन। और ये क्या था, माध्यमिक से प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर सिफारिशें दिए थे। माध्यमिक से प्राथमिक या प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा पर इसने जोर दिया था। उसके बाद आते हैं सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। ये कब बना था, 1917 से 19। अब देखिए, इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में, वो डिस्पैच जो 1854 में बना था उसके अंतर्गत हुआ था। यहाँ तक तो ठीक था। अब इस सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग जो हुआ था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो रिपोर्ट था ना उसमें उसका जो गठन हुआ था उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई गई थी। उसी के लिए ये समिति का गठन हुआ था, जिसको हम कहते हैं सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। इसने भी कुछ सुझाव दिए थे। सबसे पहला तो इसका ये था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए था, ये समस्या पर रिपोर्ट देता, वो सौंपता सरकार को। दूसरा क्या था इसमें कि ये 12 साल का स्कूल कोर्स करना चाहता था। ये कहता था कि 12 साल का स्कूली शिक्षा हो, 12 साल का स्कूली शिक्षा हो। ये बात कौन बोलता था, सैडलर आयोग का। ये माना था कि 12 साल का स्कूली शिक्षा हो। उसके अलावा ये कहता था कि जो इंटरमीडिएट होती है, मध्य, जिसको मध्यवर्ती चरण कहते हैं, वो उसके बाद 3 साल की डिग्री हो। जो +12 बोलते हैं ना, +2 बोलते हैं उसको, +2 के बाद ये कहता था कि 3 साल की डिग्री हो, 3 साल की डिग्री। देखिए, पेन टैप पे लिखने की आदत नहीं होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे राइटिंग अच्छी नहीं बनी। आप इसे अपने हैंड राइटिंग में नोट डाउन किया करें। इसके बाद इसकी क्या थी तीसरी, कि विश्वविद्यालयों को केंद्रित कामकाज दिया गया था। ये कह रहा था कि जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ना, इनको ना केंद्रीकृत कामकाज दो, कि केंद्र के आधार पर इसको दो, कि सरकार से सिफारिशें आती थी, सरकार जो योजनाएं देती थी उस आधार पर इसको कामकाज करना था। तो यूनिवर्सिटी को क्या था, केंद्रित कार्य दिया करता था, केंद्रित कृत कार्य। और देखते हैं इसकी योजना क्या थी। शिक्षकों के प्रशिक्षण और महिला शिक्षा पर जोर देता था। तो कोई सा भी एक पॉइंट इसमें से निकाल के पूछ दे सकता है। देखिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और महिला शिक्षा। उस समय में करीब करीब जितने भी आयोग थे, समिति थे या योजना बनती थी, ये सब महिला शिक्षा पे जोर तो देते ही थे। महिला शिक्षा पे जोर दिया जाता था। इसके अलावा देखते हैं कि और इनकी क्या योजनाएं थी। मुख्यतः इन्होंने यही 4 योजनाएं दिया था। इन 4 योजनाओं को याद करें। फिर देखते हैं आगे हम हर्टोग समिति। हर्टोग समिति का गठन कब हुआ था, 1929 में। इसका क्या काम था, तो इसका हर्टोग समिति का जो काम था ना, ये था कि प्राथमिक शिक्षा पर ये उचित जोर दिया जाना चाहिए। ये जो था प्राथमिक शिक्षा पर जोर ज़्यादा देने की बात करते थे। हर्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की बात किया करते थे। ये कौन से, प्राथमिक शिक्षा। देखिए, हर्टोग प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते थे। और 8वीं कक्षा के बाद जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम को ये जोड़ना चाहते थे। 8वीं कक्षा के बाद, जब 8वीं कर लेंगे ना, 8वीं के बाद ये कहते थे कि व्यावसायिक शिक्षा सिखाना चाहिए स्टूडेंट को, कि व्यापार कैसे होता है, या व्यावसायिक शिक्षा में अन्य जो भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों को ये ऐड करवाते थे 8वीं के बाद। कौन, हर्टोग समिति, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा 8वीं क्लास के बाद, किनके द्वारा, हर्टोग समिति। कब आई, 1929 में। उसके बाद शिक्षा की वर्धा योजना आई थी। सब जानते हैं कि ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक योजना थी, जिसे 22 अक्टूबर 1937 को, कब, 22 अक्टूबर 1937 को, 22 अक्टूबर 1937 को यहाँ पे 22 अक्टूबर 1937
22 अक्टूबर 1937 को ये गांधी जी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी, लिख लें, वर्धा योजना लाया गया था। ये प्राथमिक शिक्षा से ही संबंधित था और इनका ये मानना था कि 7 वर्षों तक मुफ्त शिक्षा देना चाहिए। 7 याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कितने वर्षों तक, तो 7 वर्षों तक। उसके बाद आते हैं हम डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, ये भी आई थी 1937 में। ये रही जाकिर हुसैन समिति। इसमें क्या किया गया था कि ये जाकिर हुसैन कौन थे, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय थे उसके एक कुलपति थे उस समय में। और भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक अंतिम रूपरेखा तैयार करने में ये समिति का काम था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक अंतिम रूप तैयार करना। किसका? जाकिर हुसैन समिति का। कब? 1937 में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे। फिर आते हैं शिक्षा की सार्जेंट योजना। हम देखते हैं सार्जेंट योजना कब आई थी। ये आई थी 1944 में। ये 1944 में आई थी शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में। इसके द्वारा क्या क्या कार्य प्रस्तुत किए गए थे, क्या क्या रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो देखिए, इसका एक ये मानना था कि शिक्षा जो है ना वो 3 से लेकर के 3 to 6 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से लेकर 6 वर्ष तक के लिए किस योजना के अंतर्गत किया गया था। तो शिक्षा की सार्जेंट योजना के तहत कब आया था? 1944 में। और ये पूरा मुफ्त था। मुफ्त शिक्षा देने के लिए इसका मानना था कि 6 से 11 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा देना है। मुफ्त शिक्षा के लिए कहता था कि 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए सार्जेंट कमीशन का था कि मुफ्त शिक्षा देना है। और ये पर्याप्त तकनीकी शिक्षा पर जोर देता था। किस पे? तकनीकी शिक्षा के साथ ये किस पे जोर देता था, तो ये वाणिज्य और कला शिक्षा पर भी। वाणिज्य और कला शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा जो था उस पर ये जोर दिया करता था, कला शिक्षा पर ये जोर दिया करता था। वाणिज्यिक शिक्षा, कला शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इस पर किसका जोर था, तो शिक्षा की सार्जेंट योजना। कब? 1944 में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा हमेशा अंग्रेजी की ज़रूरतों और अंग्रेज़ों की ज़रूरतों और मांगों के अनुरूप विकसित की गई थी, ना कि भारतीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। हमने पहले ही ऊपर पढ़ाया आप लोगों को कि उस समय में जो थे शिक्षा अंग्रेज देते थे वो इसलिए नहीं देते थे कि भारतीयों को हमें शिक्षित करना, उन्हें अपनी मांग को सही से रखना था, इसलिए वो भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे कि उनके काम में आसानी हो। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। वहाँ पर इसका 1-2 पॉइंट और है जो एक नए PDF के साथ आप लोगों को अपडेट करके बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।